तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो 24 से 30 जनवरी तक के जो आपका जेईई मेंस के एग्जाम है उसके लिए कुछ लास्ट के जो आपके गो थ्रू आपको जिन जिन चीजों पर करना है उनमें से आपको क्या क्या टॉपिक्स आपको बिल्कुल अभी आप फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जैसे फर्स्ट वाला है आपका सरफेस केमिस्ट्री, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा। इसके बाद है आपका डी एंड एफ ब्लॉक, जो मैं कल डिस्कशन करूंगा। इसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको नहीं छोड़ के जाना है। चौथा आपका है बायोमोलिक्यूल्स और एमिनो एसिड और उनकी स्ट्रक्चर, जैसे डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर, उनसे सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको देखने। इसी तरह से एक और होते है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, इस तरह पे इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक बार गो थ्रू कर ले एमटीजी में, एमटीजी या कोई भी आपकी जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है लास्ट 2 ईयर के, उन पे अगर आप एक बार उसमें देख करके और एनसीईआरटी को कोलैबोरेट करके अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और देखिए बहुत ये ऐसे टॉपिक है जिनसे इजीली क्वेश्चन होंगे, मतलब ये टाइम टेकिंग नहीं है, एक बार ही देखते ही टिक हो जाएंगे, मतलब ये विद इन 10 सेकंड के अंदर होने वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। तो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत से बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि बहुत याद करने वाला टॉपिक होता है। लेकिन आपको बताऊं, इसमें बस थोड़ा सा एफर्ट आपको करना है। थोड़ा सा एफर्ट ही आपको क्या करेगा कि तुरंत नंबर दिलवा देगा बच्चों, है ना। 10 सेकंड के अंदर ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा आप एक यूं कहें कि कॉन्सेंट्रेट होकर के आप एनसीईआरटी निकालिए और आप अपनी जो भी आपकी लास्ट 2 ईयर की या कोई भी आप ले लें। मैं अभी एमटीजी में ही आपको बताता हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये देखिए एमटीजी में इसका, ठीक है। तो एमटीजी के अंदर ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो चैप्टर है दिख रहा है आपको। तो इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पहला और दूसरे क्वेश्चन के मैं आपके बारे में बात करता हूं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, बच्चों सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, आराम से देखें, ठीक। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर दी गई है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने ये रही, ये है वो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, राइट। ये फर्स्ट जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया उसमें ये स्ट्रक्चर है। सिर्फ यहां पे उसके अंदर आप एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चों, ये एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में 66H5 लिखा हुआ है और एमटीजी के अंदर या यूं कहें जो क्वेश्चन दिया हुआ है जेईई मेंस वालों ने, उन्होंने उसकी फिनाइल रिंग बना दी है। तो आप मुझे बताओ अब ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। ये देखिए ये कैटेगरी कौन सी आ रही है, ये ऊपर में जा रहा हूं, ये है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर की कैटेगरी का सिर्फ इतना सा आप बताओ, विद इन 10 सेकंड ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, क्या मेहनत है यार। तो थोड़ा स्ट्रक्चर को देखें, उसमें कौन कौन सी रिंग है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उसको रिलेट करें, बार बार लिंक करें, आपस में कनेक्ट करें, तो डेफिनेटली आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है अब यहां पे 4 स्ट्रक्चर बनाइए, 4 स्ट्रक्चर, 4 में से 2 स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को अगर आप बहुत डिटेल्स में देखें और समझें, तो ये भी ट्रैंकुलाइजर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और वो स्ट्रक्चर जो है ये ट्रैंकुलाइजर की ये 2 स्ट्रक्चर दी गई, राइट। कौन सी वाली, एक ये वेलियम और एक सेरोटोनिन, ये भी ट्रैंकुलाइजर से रिलेटेड है, ट्रैंकुलाइजर की कैटेगरी है। तो आप मुझे बताइए स्ट्रक्चर को बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कितने मेंबर रिंग है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, क्या डीयू है, व्हाटएवर। तो ये सारी चीजों अगर आप कनेक्ट करते हैं, डेफिनेटली विद इन 10 सेकंड आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हम बजाय इसके हम क्या करते हैं कि जो एक लेंदी चैप्टर होते हैं, माना वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बट उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता है, वहां हमारा 2-3 मिनट भी लग जाता है, तो क्यों ना हम 10 सेकंड के अंदर ये काम करें, ठीक है ना। इसी तरह से डीएनएफ ब्लॉक के अंदर भी है, इसी तरह से बायोमोलिक्यूल के अंदर भी है, और सरफेस केमिस्ट्री में के अंदर तो अभी मैं आपको बताऊंगा भी, उसके अंदर भी खूब है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े मजे से बन जाते हैं और हमें आसानी से जो है नंबर मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आज की क्लास में मैं सरफेस केमिस्ट्री का डिस्कशन करूंगा। सरफेस केमिस्ट्री के प्रीवियस मतलब 2020 और 2021 के जो क्वेश्चंस आए वो उन पे मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के अब हम लोग देखेंगे। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पहला क्वेश्चन जो है 2020 का हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए। ए मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड टेकन इन ए क्लोज
वेसल कंटेनिंग चारकोल। तो गैस का मिक्सचर है, उसको एक कंटेनर में लिया गया है, उसमें चारकोल है। चारकोल क्या होता है, गैस को एड्सॉर्ब करता है। गैस को फिर से सुनेंगे, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट होंगे, एग्रीगेट होंगे, जिससे कि गैस का प्रेशर टाइम टू टाइम रिड्यूस होता जाएगा। बट सिंस यहां पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना, जिसमें कि गैस के पार्टिकल सरफेस के साथ साथ बल्क में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, राइट। तो यहां पे आपका प्रेशर टाइम के साथ में रिड्यूस होता जा रहा है। तो हम आप देखेंगे कि चार ऑप्शन में से सबसे पहले कौन से ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ टाइम के साथ में बच्चों प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, यहां से इसको हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन हम अभी रखेंगे क्योंकि टाइम के साथ प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। यहां पे देखेंगे, यहां भी टाइम के साथ रिड्यूस हो रहा है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, टाइम के साथ प्रेशर कांस्टेंट है। तो दो ऑप्शन हमने यहां पे बच्चों एलिमिनेट कर दिए हैं। अब बी और सी ऑप्शन को अगर हम देखें कि बी में भी जो है टाइम के साथ प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, सी में भी हो रहा है, बट ध्यान रहे यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में प्रेशर क्या हो जा रहा है, जीरो। प्रेशर जीरो नहीं होगा, अरे क्योंकि सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल तो उसमें बचेंगे ही बच्चों, क्योंकि सरफेस पर जब एड्सॉर्प्शन होता है तो एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम, जब सैचुरेशन आ जाता है सरफेस पर तो डिसॉर्प्शन भी होता है। तो कुछ तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो देयर इज सम गैस पार्टिकल आल्सो रिमेनिंग इन द कंटेनर। दैट्स व्हाई कुछ ना कुछ तो गैस का प्रेशर होगा, अल्दो इट इज लो एज कंपेयर टू प्रीवियस केसेस, राइट। सो यहां पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, क्योंकि एक टाइम के बाद में प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग, में थोड़ा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर ऑन सॉलिड सरफेस। मतलब सॉलिड सरफेस पर आप गैस का एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं किसी टेम्परेचर पर, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि ये सबके सब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं, और गैस का एड्सॉर्प्शन सरफेस पर एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, मतलब गैस एड्सॉर्ब होती है। स्पॉन्टेनियस फिनोमिना के लिए आपको पता है, आप जानते हैं कि क्या होता है कि डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, टोटल या यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, और डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो यहां पे हम डेल्टा एच और डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, और डेल्टा एच और डेल्टा एस किसके अंदर आता है, डेल्टा जी के फॉर्मूले में। तो होपफुली डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, राइट। और अगर हमने इसको नेगेटिव बना दिया बच्चों, तो फिनोमिना क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब गैस का एड्सॉर्प्शन सरफेस पर, सॉलिड सरफेस पे स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना, बस ये दो चीज देखनी है बच्चों। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है, जब ये वाला क्या हो, ये टर्म डेल्टा एच टर्म जो है वो नेगेटिव हो, और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ये भी क्या हो, पॉजिटिव। ये टर्म नेगेटिव हो और डेल्टा एस ये टर्म क्या हो बच्चों, पॉजिटिव। तो श्योरली ये टर्म डेल्टा जी होगी एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। अब हमें पता है कि गैस जब सॉलिड पे एड्सॉर्ब होती है बच्चों, तो वहां पे क्या होता है कि गैस के पार्टिकल डिसऑर्गेनाइज वे में होते हैं, और जब सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, मतलब डिसऑर्डरनेस से ऑर्डरनेस की तरफ आ रहे हैं। तो श्योरली डेल्टा एस जो होगा, डेल्टा, बी केयरफुल, ये चीज मैं इसको नहीं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। स्पॉन्टेनिटी हम इससे चेक कर रहे हैं ना कि इससे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर। तो डेल्टा एस जो यहां पे है, यहां पे डेल्टा एस सिस्टम की बात करते हैं, इस केस में डेल्टा एस सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। तो यहां डेल्टा एस जो होगा गैस का क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि गैस डिसऑर्डर वे से ऑर्डर हो रही है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो रहा है। और हम बात करें डेल्टा एच की, एंथैल्पी चेंज, तो गैस चूंकि बॉन्ड बना रही है, एड्सॉर्ब हो रही है, तो एड्सॉर्ब हो रही है, बॉन्ड बना रही है, तो वहां पे डेल्टा एच क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, राइट। अब डेल्टा एस तो नेगेटिव है, लेकिन डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, जबकि डेल्टा एस क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। लेकिन सुनिए, हर कंडीशन पर तो ये वैलिड है। अब यहां पे अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया है, तो ये डेल्टा जी कब नेगेटिव हो सकता है, सोचो। अगर ये नेगेटिव वैल्यू डोमिनेंट हो जाए इस पॉजिटिव पर या इस नेगेटिव पर, जो कि यहां आप देख सकते हैं नेगेटिव हो रही है, फिर से सुनेंगे, अगर ये नेगेटिव वैल्यू
यहाँ पे जो है ये नेगेटिव वैल्यू पर डोमिनेंट हो जाए तो श्योरली ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिंस हमें पता है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, गैस एड्सॉर्ब हो रही है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी तो पहले ही नेगेटिव है, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो हम इससे कमेंट कर सकते हैं डेल्टा एच और किस पर, डेल्टा एस पर, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ये दोनों आएगा। और साथ में यहाँ पे वैसे डेल्टा जी नहीं पूछा, अगर पूछता तो डेफिनेटली डेल्टा जी भी क्या आता, नेगेटिव आता। तो ये यहाँ पे तीनों बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो आप आंसर इसमें से देख सकते हैं बच्चों, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, तो आवर आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर बार बार आप देखिए 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगेन एंड अगेन ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म का ग्राफ है, बार बार इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए इस पर भी हम कुछ बातें करते हैं बच्चों। जैसे मैं बात करूं, पहले आपको ध्यान रखना है कि x अपॉन m, x अपॉन m आपको पता होगा कि x जो है गैस, मास ऑफ गैस डिपोजिटेड, गैस का मास है जो डिपॉजिट हो रहा है, और m जो है यूनिट मास है किसका, जिस सॉलिड सरफेस पर गैस डिपॉजिट हो रही है। तो इसका रेशियो अगर बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि गैस का जो एड्सॉर्प्शन है सरफेस पर वो बढ़ता है। उसको जो है मैथमेटिकली फ्रेंडलिक, जो साइंटिस्ट है फ्रेंडलिक ने इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जो कि होती है k p की पावर 1/n होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप जरा ध्यान से देखें कि 1/n की जो वैल्यू है उसकी तीन वैल्यू मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा। 1/n की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दी, एक 1 लिखूंगा, एक 1/n की वैल्यू जो है ये लाई करेगी 1 से 0 के बीच, और एक 1/n की वैल्यू अभी आप याद इसको रखेंगे, ये 0 होगी, राइट। जब 1/n की वैल्यू 1 होगी तो x अपॉन a जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, p। जब x अपॉन 1/n की वैल्यू 0 होगी तो x अपॉन n, m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर नॉट, मतलब p पर डिपेंड ही नहीं कर रही प्रेशर पे, या प्रेशर के 1 पावर पे डिपेंड कर रही है, या प्रेशर के 0 पावर पे डिपेंड कर रही है, मतलब प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। और यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो x अपॉन m जो आ रहा है यहाँ p की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान से सुनने वाली ये बात है, ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि ये कंडीशन कब होगी, 1/n इज इक्वल टू 1 होगा, ये होगा आपका लो प्रेशर में, लो प्रेशर रेंज पर, ये लो प्रेशर रेंज में होगा। ये वाला आपका वेरी हाई प्रेशर रेंज में, वेरी हाई प्रेशर रेंज, इसको आप लो बोल दो या वेरी लो बोल दो, एक ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे हम रखेंगे मॉडरेट प्रेशर रेंज, मॉडरेट प्रेशर रेंज। ठीक है भाई, तो अब इसमें एक तो ये बातें हमें याद रखनी है, ये किसकी इक्वेशन है, फ्रेंडली आइसोथर्म की। दूसरा एक ग्राफ तभी क्वेश्चन हो पाएगा, मैं आपको थ्योरी भी बताता जा रहा हूं। दूसरा एक ग्राफ आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि यहां पर फ्रेंडलिक ने दो ग्राफ दिए थे, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए और एक केमिकल, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सारी बात याद रखेंगे, ये दो, ये थ्योरी देखिए, फिर ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और उसने क्या किया, पीसी का मतलब है यहां पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, सीसी का मतलब है केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब ये कि गैस के जो पार्टिकल है बच्चों वो सॉलिड सरफेस पर क्या हो रहे हैं, बाय द मींस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स अटैच हो रहे हैं, राइट, अटैच हो रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है कि इसमें जो है गैस के पार्टिकल सॉलिड सरफेस पर केमिकल फोर्स के थ्रू या केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहे हैं। अब आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब केमिकल बॉन्ड अगर बनता है, तो वहां देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, थोड़ी सी इनिशिएशन की जरूरत होती है। तो होता क्या है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अगर आप टेम्परेचर और एक्सएम का ग्राफ देखें, मतलब इसको अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो एक्सएम जो होगा ये डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्सएम अगर कम हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स अपॉन एम, जस्ट आई टोल्ड यू कि गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड सरफेस पे, उसका ये मास एक्स अपॉन, ये रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ द गैस एड्सॉर्ब ओवर द
पर यूनिट मास ऑफ द सॉलिड सरफेस। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप बताइए कि जो गैस अटैचमेंट कर रही थी सॉलिड सरफेस से, उसके फिजिकल फोर्स वीक होंगे, वंडर वाल फोर्स वीक होंगे, और वो डिटेच होते जाएंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। दैट्स व्हाई x अपॉन m की वैल्यू ग्रेजुअली कम होती जाएगी, राइट। और जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं है अभी केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं, बिकॉज इट रिक्वायर सम एक्टिवेशन एनर्जी इन द बिगिनिंग टू हैविंग द प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है कुछ हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, सो दैट केमिकल बॉन्ड बिकम फिजिबल, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ये फॉलो होगा ऐसे, मतलब आप यहां तक देखिए, बिगिनिंग में तो हमने कुछ ये यहां से यहां तक इतनी उसको कुछ एनर्जी की जरूरत थी यहां तक, तब जाके बॉन्ड का अटैचमेंट होने, सॉरी गैस के पार्टिकल का अटैचमेंट होने लगा, एब्जॉर्प्शन होने लगा। इसके बाद देखिए ये वाला जो पैटर्न है सिमिलर टू दिस पैटर्न, मतलब इस टेम्परेचर के बाद में, फिर से देखेंगे, इस टेम्परेचर के बाद में बच्चों ये यहां से क्या होने लगा, गैस के पार्टिकल जो है डिटेच होने लगे लाइक ए फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि इतना टेम्परेचर अब बढ़ गया है कि वो अब केमिकल बॉन्ड को भी तोड़ने लगा है। बिगिनिंग में केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी, ये जो है आपको एक्टिवेशन एनर्जी ये जो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करके दी। तो ये अगर बातें पता है तो इससे रिलेटेड कई बार, फिर से बोल रहा हूं, रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए ये दो चीज पता होनी चाहिए, लो प्रेशर रेंज, मॉडरेट प्रेशर रेंज, हाई प्रेशर रेंज, टेम्परेचर। अब देखिए तो चलो देखते हैं। अब ये ग्राफ जो आपके सामने है, यहाँ पे P के साथ में x अपॉन m का ग्राफ दिया हुआ है। P मतलब प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, आप खुद सोचिए कि प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो x अपॉन m, जैसे मैंने अभी बताया x अपॉन m का मतलब गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास पे, गैस का अमाउंट है ये, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का जो अमाउंट है पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड सरफेस पे वो बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो इस ग्राफ से पता इक्वेशन बताएगी। तो प्रेशर के साथ में x अपॉन m में क्या वेरिएशन आ रहा है वो हम अब देखते हैं। तो पहले एक चीज अब ध्यान रखेंगे कि लो प्रेशर रेंज में प्रेशर के साथ x अपॉन m की वैल्यू कैसे रिलेट करेंगे। हाई प्रेशर रेंज में x अपॉन m प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, और मॉडरेट प्रेशर रेंज में ये होगा, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं कि हमेशा इस इक्वेशन के लिए कर्व कैसा फॉलो होगा, वो कर्व ये वाला फॉलो होगा, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कर्व है x अपॉन m वर्सेस p का, ये वाला कर्व हमेशा ध्यान रखेंगे फॉलो होगा। क्यों होगा, देखिए तो इसमें वेरी लो प्रेशर रेंज मतलब बहुत कम प्रेशर रेंज में अगर हम बात करें तो ये आपको एक स्टीपर लाइन दिख रही है, लगभग स्टीपर ही है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो x अपॉन जो m की वैल्यू है वो बहुत तेजी से चेंज होगी, बहुत रैपिडली चेंज होगी। तो ये लो प्रेशर रेंज है, यहाँ पे 1 अपॉन n जो है वो आपका 0 है, सॉरी 1 अपॉन n यहाँ पे 1 है, और ये आपका यहाँ 1 अपॉन n ही रहेगा इस इंटरवल में, और जबकि यहाँ पे 1 अपॉन n का वैल्यू इसके बाद में वो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो है, ये जो स्टीपर लाइन दिख रही है, ये जिसमें बहुत एक शार्प स्लोप है, उसके अंदर 1 अपॉन n की वैल्यू 1 होगी, जो कि लो प्रेशर रेंज में, ये मॉडरेट प्रेशर रेंज में, और ये वेरी हाई प्रेशर रेंज में, ठीक है। तो ये इस तरह का ये फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है, ये इसका ग्राफ है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे बताया है, ये ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन। और ये 1 अपॉन n की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, एक 1 होती है, एक 0 होती है, और एक इन बिटवीन होती है, और उन पे ग्राफ ये बनता है। अगर ये याद है तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे बच्चों कि जैसे फर्स्ट वाला देखें, प्रेशर के साथ x अपॉन m का वेरिएशन, जैसे मैंने बताया कि कुछ कर्वेचर वेरिएशन हमें देखना है, तो ये वाला पहले एलिमिनेट हो गया, डी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, बी और सी वाले ऑप्शन बचे हैं, इनमें से कौन सा होगा वो हम अभी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बच्चों टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर x अपॉन m की वैल्यू होती है कम, ठीक है। तो दो ग्राफ हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आप खुद यहाँ पे देखिए कि T1 ग्रेटर देन T2 है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है T1 वाला T2 से। तो बच्चों टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बोलो x अपॉन m की वैल्यू कम होगी, तो बोलो जहां टेम्परेचर ये T1 ये रहा, और एक टेम्परेचर T1 ये रहा, तो बोलो T1 ज्यादा है, तो T1 ज्यादा होगा तो x अपॉन m कम। यहाँ पे T1 जो है देखिए x अपॉन m की वैल्यू ज्यादा आ रही है इस T1 पे, और यहाँ इस T1 पे x अपॉन m की वैल्यू कम हो रही है, और T1 ज्यादा है तो T1 ज्यादा, तो x अपॉन m की वैल्यू कम। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी
सी। तो इस तरह से फ्रेंडली के कोई से भी क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूरी उसकी थ्योरी को वो शॉर्ट वे में आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द कोगुलेटिंग पावर। ऐसा नहीं है 2013 में ही ये क्वेश्चन है, 2021 में भी आया हुआ है इसी पर क्वेश्चन, है ना, कोगुलेटिंग पावर पे। तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग आयन दिस फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सोल। आर्सेनिक सल्फाइड सोल दी गई है, आयन आपको कैटायन दिए हुए हैं और ऑर्डर पूछा है। तो पहली बात ये कोगुलेटिंग पावर क्या है, तो आपको पता होगा कोगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैल्यू। ठीक है, कोगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा, कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी कम। अरे होता क्या है, ये होता क्या है बच्चों, सुन लीजिए कि किसी भी कैटायन जो सोल होता है या आपका या एक एनायन सोल, कैटायन सोल को यहाँ पे पॉजिटिव सोल बोलते हैं, एनायन सोल को यहाँ पे नेगेटिव सोल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ अभी आप ये याद रख लें कि जो सोल होते हैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है अभी। जो नेगेटिव सोल कोलॉइड होते हैं बेसिकली, तो कोलॉइड स्टेबलाइज रहते हैं। जो लायोफोबिक जो सोल होते हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं बाय फॉर्मिंग पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल, है ना। अभी हो सकता है जिन्होंने पढ़ा हो उनको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप तो ये जान के रखें कि एक पॉजिटिव पार्टिकल आपस में रिपेल कर रहे हैं तो पॉजिटिव सोल, और नेगेटिव पार्टिकल अगर आपस में रिपेल कर रहे हैं, पार्टिकल कैसे, जिनकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसे पार्टिकल मान के चलें, आप ऐसा एजम्पशन कर सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल जिनकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है वो पार्टिकल रिपेल कर रहे हैं नेगेटिव सोल, और जिन पार्टिकल के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है रिपेल कर रहे हैं पॉजिटिव सोल। सर कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव नेगेटिव सोल? तो कुछ सोल है जो डेफिनेटली उनसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, वो आप ध्यान रख लेंगे। एक आप मेटल सोल ये याद रख लें, मेटल सोल है तो मेटल सोल में जैसे Ag हो गया, Au हो गया और आपका Pt हो गया, ये मेटल सोल सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, है ना, मेटल सोल। और ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव सोल होते हैं। और कौन से नेगेटिव सोल होते हैं सर, तो सल्फाइड सोल भी नेगेटिव होते हैं। सल्फाइड सोल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सोल, मतलब इनमें पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट रहता है। इसके भी एग्जाम्पल AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, Sb2S3 कैडमियम सल्फाइड एटसेट्रा, ये सल्फाइड वाले हैं, तो ये नेगेटिव सोल है। एक हमारे जो ब्लड है, ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सोल, ब्लड भी नेगेटिव सोल है। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव सोल है, राइट। और बच्चों पॉजिटिव सोल क्या होंगे, तो पॉजिटिव सोल का एग्जाम्पल है, एक तो है आपका ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जैसे मान लीजिए कि FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, फेलकर, ये सारे हाइड्रोक्साइड हो गए। ये सब के सब क्या है, आपके पॉजिटिव सोल के एग्जाम्पल है। तो और इसी तरह से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर आपका आयरन है और उसको वाटर के अंदर आपने जो है डाल दिया FeCl3, इसका जो है हमने ये FeCl3 लिया और बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, लेट्स से बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग वाटर में अगर आपने इसको डाला है तो ये बन जाएगा FeOH होल थ्राइस, तो ये पॉजिटिव सोल बनाएगा। लेकिन अगर एक इसको NaOH में, यहाँ पे ध्यान रहे मैं स्टार लगा देता हूं कि अगर इसको NaOH में अगर आपने डाल दिया बच्चों, अगर इसको NaOH में डाल दिया तो फिर ये आपका क्या बनाएगा, नेगेटिव सोल बनाएगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ये तो पॉजिटिव सोल का एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव सोल का है, ये नेगेटिव सोल बनाता है। इसका कारण क्या है, अभी में एक और क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि उसमें एक पर्टिकुलर A को B के अंदर डाल दिया तो नेगेटिव सोल बनेगा, राइट, या B को A के अंदर डाल दिया तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव। उस पर क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा कि ये किस तरह से बना है। अभी के लिए क्वेश्चन में ज्यादा डिले ना करते हुए मैंने कुछ आपको बता दिया है कि नेगेटिव सोल वाले ये एग्जाम्पल हैं, यू कैन सी। पॉजिटिव सोल वाले ये एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और एक ये एग्जांपल होता है FeCl3 को पानी में डाला बॉइलिंग वाटर में तो ये बनाता है पॉजिटिव सोल है। अगर
NaOH के साथ में, ठीक है, NaOH के अंदर, NaOH के सॉल्यूशन में, NaOH के सॉल्यूशन में अगर इसको हमने डाल दिया है तो ये नेगेटिव सोल बनाएगा, इतना याद रखना। एक ब्लड भी नेगेटिव सोल का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, सोल पता पड़ गया भैया। तो जो पार्टिकल थे जिसके ऊपर चार्ज आ रहा था उसको हमें न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल कैसे होगा? अपोजिट चार्ज डाल के, ठीक है। क्या कैसे होगा? अपोजिट चार्ज डाल के। तो बेटा सिंपल सा है, ये सब पॉजिटिव वाले हैं, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट जो ऊपर से डाल रहे हैं ये पॉजिटिव वाले हैं। और आर्सेनिक सल्फाइड, तो सल्फाइड जस्ट आई टोल्ड यू कि सल्फाइड जो है नेगेटिव सोल है, तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। कौन अच्छे से करेगा, कौन मजे से करेगा न्यूट्रलाइज? बताओ। जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी पावर चार्ज ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगा, तो ये इसकी पावर ज्यादा होगी तो ये अच्छे से करेगा। तो यहाँ पे आपसे पावर ही पूछा है, कोगुलेटिंग पावर। तो कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, इसका एल्युमिनियम +3। देखो कितना ज्यादा कंफ्यूजन है, ये रेगुलर रैंडम वे में बड़ा ही देखो किस तरह से कंफ्यूज किया गया है। सोडियम के बाद बेरियम आना चाहिए, फिर एल्युमिनियम, है ना। तो ये बाद में इसने बेरियम लिख दिया है। तो सबसे पहले कौन होगा? एल्युमिनियम +3 चार्ज है, तो ये पहले न्यूट्रलाइज करेगा नेगेटिव को डेफिनेटली, फिर उसके बाद में ये करेगा, फिर उसके बाद में ये। मतलब इसका थोड़ा सा अमाउंट डालने पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा नेगेटिव सोल। फिर इसका थोड़ा ज्यादा अमाउंट डालेंगे, इसका सबसे ज्यादा अमाउंट डालेंगे। इसका मतलब जिसकी पावर ज्यादा है उसका अमाउंट यानी वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी। जिसकी पावर ज्यादा है उसको थोड़ा डालना पड़ेगा, उसका अमाउंट थोड़ा डालना पड़ेगा, मतलब उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू पे पूछता तो उल्टा हो जाता, ठीक है। तो अभी पावर पे आंसर देना है, उसके बाद ये, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, एल्युमिनियम, बेरियम और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, ये मिसेल्स के ऊपर है। अंडर एम्बिएंट कंडीशन विच एमंग फॉलोइंग सर्फेक्टेंट्स विल फॉर्म मिसेल इन एक्वस सॉल्यूशन एट लोअर मोलर कंसंट्रेशन। तो मेरी बात सुनिए, इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो काफी लेंथी हो रहा है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मिसेल जिसने पढ़ा हुआ है बच्चों, करना कुछ भी नहीं है। ये आपको दिख रहे हैं कार्बन, बड़े बड़े कार्बन दिख रहा है ये, ठीक है। तो जिसमें कार्बन का ये, इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है क्या? सब लोग जानते हैं, वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट, ठीक है। तो यहां पे आपसे बात कर रहा है कि लोअर मोलर कंसंट्रेशन, मतलब किसमें? लोअर मोलर कंसंट्रेशन पे मिसेल बन जाएगा। अंडर एम्बिएंट कंडीशन विच अमंग फॉलोइंग सर्फेक्टेंट विल फॉर्म मिसेल, ठीक है। किसका सबसे कम अमाउंट डालें कि मिसेल बन जाए? तो आपको इतना याद रखना है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो जितना बड़ा होगा, मतलब जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल चेन जितनी बड़ी होगी, जितनी लार्जर होगी एल्काइल चेन, वो उतने ही कम कंसंट्रेशन पे मिसेल का फॉर्मेशन करने। लंबी एल्काइल चेन किसके अंदर है? देखिए इसके अंदर कितनी आ रही है? 16। इसमें कितनी आ रही है? दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूं, लार्ज, ठीक है, ये लीजिए। तो इसके अंदर आ रही है आपकी 16, इसमें आ रही है 14, इसके अंदर आ रही है 9 और इसमें आ रही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो सबसे कम मोलर कंसंट्रेशन इसकी लगेगी क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट या एल्काइल चेन सबसे ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा है, राइट। चलिए नेक्स्ट, द सोल गिवन बिलो विद नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल इज। तो जैसे कि मैंने अभी बोला था कि मैं अभी आपको बताऊंगा अभी सही सोल के बारे में। और द सोल गिवन बिलो विद नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल इज, तो नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल कौन बना रहा है, या कुल मिला के नेगेटिव सोल कौन बना रहा है? तो देखो नेगेटिव सोल कौन बनाएगा, बड़ा ध्यान से देखेंगे। AgNO3 को आपने KI में डाला, AgNO3 को जब आप KI में डालेंगे, इसको आप इसमें डाल रहे हैं, मतलब ये एक्सेस में, ध्यान रहे, इसको इसमें डाल रहे हैं मतलब ये एक्सेस में है। तो क्या बनेगा बच्चों? पहले तो AgI का PPT बनेगा, PPT बन गया। अब इसको तोड़ करके इसको एक कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में लाते हैं ना, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और फिर क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसकी प्रेसिपिटेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको उसका कॉमन आयन कहीं से मिल गया तो कॉमन आयन को खींच लेता है, अपनी सरफेस पे चिपका लेता है। तो कॉमन आयन इसको कहां मिलेगा? आप सोचिए, ये तो लिमिटिंग था, ये एक्सेस के अंदर है, ये तो खत्म हो चुका है। तो आपके पास में K+ बचा हुआ है, I- बचा हुआ है, और यहां से NO3- भी बचा होगा। जो NO3- बचा होगा, Ag+ तो पूरा का पूरा किसमें चला गया? इसके अंदर। अब ये 3 बचे हैं, तो जस्ट आई सेड यू कि इसके सरफेस के ऊपर
कॉमन आयन आएगा। कॉमन आयन कौन सा? आई माइनस। तो आई माइनस भाई साहब जो है इसकी सरफेस पे जाके अकुमुलेट हो जाएंगे और इस पार्टिकल को बना देंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव सोल बन गया ये। तो नेगेटिव सोल है और वही पूछा, पहला ही आंसर हो गया था। अब Ki को अगर आप AgNO3 में डालेंगे, देखो उल्टा किया है यहाँ पे। अगर हमने Ki को AgNO3 में डालेंगे तो यहाँ कॉमन आर्म ये एक्सेस में ये हो गया AgNO3, और अगर ये बेटा एक्सेस में होगा, अगर ये एक्सेस में हुआ तो क्या होगा? पॉजिटिव सोल बन जाएगा, क्योंकि कॉमन आयन यहाँ से Ag+ आएगा। और ये आपका अभी मैंने बताया था कि हाइड्रेटेड, अभी बताया था मैंने कि मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रेटेड है। और अगर ये हाइड्रेटेड है तो ये पॉजिटिव सोल, ये पॉजिटिव सोल, ये पॉजिटिव सोल और ये वाला नेगेटिव है। FeCl3 एडेड टू हॉट वाटर, अभी मैंने बताया ये भी पॉजिटिव सोल। अगर NaOH के साथ आता है एक्सेस ऑफ, तो वहां नेगेटिव। FeCl3 को अगर आप NaOH के अंदर डाल देते हैं, तो NaOH के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर डाल रहे हैं बेटा, तो ये तो है FeOH होल थ्राइस, ये तो पॉजिटिव था, लेकिन ये एक्सेस में, तो ये इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसको क्या बना लेगा? यहां बस थोड़ा हमें ध्यान रखना है। आप बोलोगे यहां तो कोई कॉमन आयन दिख ही नहीं रहा सर, है नहीं दिखी? अरे ये रहा ना OH माइनस, ये कॉमन आयन ही तो है। इसकी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या बना लिया? नेगेटिव सोल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां गड़बड़ हो जाती है ना, यहां गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखें। ये नेगेटिव सोल का एग्जांपल है। चलिए इसके बाद ए गैस अंडरगोस फिजिकल, मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देता हूं। A gas undergo physical adsorption on a surface and follow the given Freundlich adsorption isotherm equation। ये अभी मैंने बताया, देखिए, ओहो, ये x अपॉन m इज इक्वल टू, ये मैं अच्छे से लिख देता हूं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो, k p की पावर 0.5 मतलब 1/2, n 1 अपॉन n की वैल्यू है 1/2, मतलब मॉडरेट कंडीशन पे, मतलब मॉडरेट कंडीशन पे दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? फिर से सुन लीजिए, अभी कराया था, फिर रिवाइज कर देता हूं। x अपॉन m, k जो होता है, एक होता है p की पावर 1 पे, प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, एक था x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, एक था x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। ये वेरी लो प्रेशर रेंज में, ये वेरी हाई प्रेशर रेंज में, मॉडरेट में। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो x अपॉन m की वैल्यू बढ़ेगी। इसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, यहाँ पे स्टीपर बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ाने पे x अपॉन m जो बढ़ेगा बहुत सडनली बढ़ेगा। स्टीपर लाइन बताई थी, यहाँ भी प्रेशर बढ़ाने पे x अपॉन m की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ सडनली नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे सडनली बहुत फास्ट यहाँ बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पर, यहाँ प्रेशर बढ़ाने पर x अपॉन m की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी। तो देख लीजिए आप, इंक्रीज पहला है डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो, गलत हो गया है। डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, हमें पूछा हुआ है फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑन सरफेस फॉलो द इक्वेशन, कौन सा सही है? तो दो तो हमने देख लिए, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है। देखो 1 अपॉन n की वैल्यू आ रही है, मतलब ये वाली इक्वेशन को ये वाला आ रहा है। यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो x अपॉन m बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तब भी x अपॉन m बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है। तो सी आंसर हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इजी है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका, ये मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, बड़ी आसानी से हो जाएगा, देखिए, है ना। दिखने में टफ लग रहा होगा, क्या कह रहा है पॉइंट, थोड़ा इसको मैं इनलार्ज कर देता हूं। 0.27 ग्राम ऑफ ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड वाज डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन के अंदर ये 0.27 ग्राम ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड को मिला दिया आपने, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें अपना काम करना। 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन 100 ml में मिलाया और 10 ml निकाला, और निकाल के was added dropwise to the surface of water in a round watch glass. Hexane evaporate and monolayer is formed, right? The distance from the edge center of the watch is 10 centimeter. What is the height of monolayer? क्वेश्चन को एक दो बार रीड करेंगे, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है ये आपका वॉच ग्लास है, अरे प्लेट मान लो यार, गोल प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या किया, ये एक 0.27 ग्राम का लॉन्ग चेन फैटी एसिड था, 100 ml हेक्सेन में मिलाया 100 ml में, ठीक है।
अब उस 100 ml में मिलाने के बाद में उसमें से 10 ml आपने निकाला, ये देखो लिखा हुआ 10 ml। तो जब 100 ml में 0.27 ग्राम है, देखिए क्या कह रहा है ये कि 100 ml के अंदर 0.27 ग्राम क्या है आपका फैटी एसिड है, Fa मतलब फैटी एसिड। तो 10 ml यूज किया है, तो 10 ml में कितना होगा, 10 ml में 0.27 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 0.027 ग्राम, इतना ग्राम फैटी एसिड होगा। ठीक है, किसके अंदर, 10 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml। अब क्या करना है आगे सुनिए, इसको हमने उठा करके इसके ऊपर डाल दिया, ये जो है 10 ml को उठा करके इसमें डाल दिया, और इसके अंदर जो क्वेश्चन में कह रहा है हेक्सेन थी वो वेपोराइज हो गई, उड़ गई, हेक्सेन उड़ गई। लेकिन ये मास किसका था, ये किसका मास था, फैटी एसिड का। मास ऑफ किसका था ये, फैटी एसिड। तो ये थोड़ी उड़ा है, हेक्सेन उड़ गया, हमें उससे मतलब नहीं है। अब ये पूरा का पूरा इसके ऊपर जो है इसने ये लेयर बना लिया है, इसने इसके ऊपर क्या बना लिया बच्चों, लेयर बना लिया। और अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो दिख रहा है ये इसका रेडियस दिया हुआ है, देखो जरा 10 सेंटीमीटर सेंटर से लेकर के एज तक की डिस्टेंस इसने कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर क्या फैला हुआ है, फैटी एसिड फैला पूरी प्लेट पर, एक यूनिफॉर्म लेयर बन रही है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें मास तो पता है इसका, हमें क्या कह रहा है, जो लेयर बनी हुई है ना प्लेट के ऊपर, तो उसकी जो है बीच से उसकी हाइट कितनी होगी इस लेयर की। ठीक है, तो पहले सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों। जब इसका सरफेस एरिया आ जाएगा और उसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वॉल्यूम आ जाएगा, राइट है। और ऐसे वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे, और हमें मास पता ही है इसका, ऐसे मास हमें पता ही है फैटी एसिड का, और आपको डेंसिटी और दी है फैटी एसिड की, दिया तो ये देखो। तो इसको मास में इससे डेंसिटी डिवाइड करेंगे तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हाइट आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, देखो। तो ये वाला मास है फैटी एसिड का, पहले ये लिख देता हूं, तो 0. कलर चेंज कर लेते हैं, 0.027 ग्राम ये फैटी एसिड का मास है। इसको मैं डेंसिटी से डिवाइड कर रहा हूं, तो डेंसिटी हो गई 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया बोलो, वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड आ गया, वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड आ गया। अच्छा, अब इस प्लेट पे जो जमा हुआ है उसका एरिया मुझे पता है, कैसे पता है बोलो, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिए, तो कैसे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू भी दे रखी है, बिल्कुल सीधी सी, ये पाई की वैल्यू 3 है, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो गया, और इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं, हाइट से। और वही हाइट पूछी है, ये जो फिल्म जमी हुई है, ये जो फैटी एसिड जो एज ए यूनिफॉर्मली 2 डायमेंशन में इस तरह से आपको दिख रहा है, उसकी कुछ थिकनेस तो होगी, वही हाइट है, उस हाइट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया h से, तो क्या ये वॉल्यूम आ गया, एक वॉल्यूम ये रहा, एक वॉल्यूम ये रहा, तो यहां से आप हाइट निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। यहां से कितना आ जाएगा भाई, देखिए सॉल्व करिए, डेसिमल उड़ाया भाई, हमें तो ऐसे ही आता है 10 की पावर 1, यहां से डेसिमल उड़ा देंगे तो ये आ जाएगा नीचे इंटू 10 टू द पावर 3। तो सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमारे पास ये h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 9 से, थोड़ा कलर चेंज कर लें, 9 से 3 टाइम्स गया, तो यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 था, ये 10 टू द पावर -2, और यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया 300 से, तो ये हाइट निकल के आ गई। ठीक है, तो ये फाइनली h की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे सेंटीमीटर में आंसर नहीं पूछा है, मीटर में पूछा है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -6 मीटर। हमें पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है बच्चों, तो आगे और देखें क्या, आगे लास्ट एक और क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। अब इसमें देखिए, एज पर हार्डी स्कूल्स फॉर्मुलेशन द फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द ऑर्डर। तो जो कोगुलेशन वैल्यू बोलो या फ्लोकुलेशन एक ही बात है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, अभी मैंने बोला पॉजिटिव सोल है। क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव सोल है। तो क्या कह रहा है, फ्लोकुलेशन वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बड़ा ध्यान से, यहां गलती कर बैठते हैं, यहां
फिर से सुनिए, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू दोनों एक होता है, तो यहाँ वैल्यू पूछा है या पावर नहीं पूछा है, तो पहले पावर देख लेंगे और उसका उल्टा कर देंगे। अच्छा पहले बताओ सोल कौन सा है, पॉजिटिव। इसको न्यूट्रल कौन करेगा, इसको न्यूट्रल कौन करेगा, न्यूट्रल होएगा सोल तभी तो ना नीचे बैठ जाएगा। बोलो न्यूट्रल कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इसमें से नेगेटिव लेंगे अपन। तो चलो सब में देखते हैं एक एक करके। बोलो AlCl3 में से नेगेटिव कौन सा है, Cl माइनस। K3FeCN6 में से नेगेटिव कौन है, इसमें नेगेटिव कौन है बच्चों, बोलो ये वाला पार्ट, मतलब FeCN6 -3। बोलो इसमें नेगेटिव कौन है, K2CrO4 में नेगेटिव कौन है बच्चों, CrO4 क्रोमेट -2। और KNO3 KBr में कौन है, KBr, और इसमें है Br माइनस और इसमें है NO3 माइनस। अब मुझे बताओ सबसे जबरदस्त पावर किसकी है, क्योंकि पॉजिटिव सोल के लिए नेगेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था, तो नेगेटिव पार्ट चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, जल्दी बोलिए फटाफट बोलो, सबसे ज्यादा इसके पास है। मतलब ये सबसे, इसका थोड़ी सी वैल्यू, उसके थोड़ा सा अमाउंट ही कोगुलेट कर देगा। तो पहले मैं फ्लोकुलेटिंग पावर लिखता हूं, फिर उसका उल्टा वैल्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा, मतलब अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी K3FeCN6। ये पावर लिख रहा हूं मैं, कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग एक ही बात है, कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग एक ही बात है। फिर से सुन लें, पावर का ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका, फिर उसके बाद में किसका आएगा, इसका K2CrO4 का, फिर उसके बाद में किसका आएगा बच्चों, Cl माइनस NO3 माइनस, इनका तीनों का एक ही होगा, तो AlCl3 KNO3 और KBr, इन तीनों का कोगुलेशन वैल्यू सेम होगा, पावर सेम होगा। अब वैल्यू की बात कर ले, पावर निकाल लिया तो वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। उल्टा ऑर्डर चेक कर लीजिए किसमें आ रहा है, चेक करिए फटाफट। तो वो आई थिंक ये सी आंसर, सी आ रहा है, देखिए उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर, ये पावर है, और कोगुलेटिंग जो वैल्यू होगी वो इसकी उल्टी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।